हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज में। चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग लाइव हो जाएंगे, और जो लोग लाइव हो चुके हैं वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार जानदार एनसीईआरटी सीरीज में। चलिए, तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 का। फिलहाल हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। क्या है? क्लास 7 का एनसीईआरटी का आज हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वायु यानी एयर। क्या नाम है उसका? एयर नाम है। तो चलिए, बहुत ही शानदार आज हम लोग वायुमंडल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, यानी पवन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, यानी एयर के बारे में। तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। तो आप हम लोग पढ़ चुके हैं, पर्यावरण पढ़ चुके हैं, हमारी पृथ्वी के अंदर पढ़ चुके हैं, हमारी बदलती पृथ्वी, और आज हम लोग चौथा चैप्टर वायु, यानी जल्द ही हम लोग क्लास 7 की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, और एक बहुत खूबसूरत लाइन के साथ हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। कहता है क्या? सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे और बाकायदा इसका नोट्स करते चलेंगे, और जो पहले वाला नहीं पढ़े वो पहले वाला भी पढ़ते चलेंगे। कॉर्नर वाले जरूर पढ़ा करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न यहीं से आते हैं। ठीक है, चलिए, कहता है हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी वायु के हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। कहता है जिसे क्या कहते हैं? जिसे वायुमंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी चारों ओर से वायु से घनी चादर से घिरी हुई होती है, उसे वायुमंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी के बाहर के जो आवरण होते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं? हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहना चाहते हैं, और हर जीव का आश्रय या निर्भरता किस पर है? तो बोलेंगे सर, हर जीव का जो निर्भरता है वो किस पर बोलेंगे? तो हर जीव की जो निर्भरता होती है वो किस पर? तो वायुमंडल पर निर्भर है। कारण क्या है सर वायुमंडल पर निर्भरता का? तो मेरे प्यारे दोस्तों, वायुमंडल पर निर्भरता का मुख्य रूप से कारण है कि वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती है। उसके अलावा सूर्य की जो किरणें साक्षात मतलब प्योर रूप से हमारे पास नहीं आ पाती, वो उसे एक तरह से छन्नी का काम करती है वायुमंडल। और प्रकाश की यानी सूर्य की जो किरणें, जो खराब किरणें होती है, जो हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकती है, जिससे हमें कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर वगैरह हो सकता है, उन किरणों को वायुमंडल क्या करता है? उसे ऊपर ही क्या करता है? उसे अवशोषित कर लेता है। ठीक है, कहता है क्या? हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। यानी अगर हम सांस लेना चाहते हैं तो वायुमंडल हमें क्या? तो वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन यानी हमें वायु प्रदान करता है। सूर्य की किरणों की हानिकारक प्रभाव से रक्षा करता है। जो सूर्य की किरणों से हानिकारक जो किरणें निकलती हैं सूर्य की किरणों से, उन किरणों से हमें क्या करता है? यूवी, खासकर यूवी किरणें इतनी खतरनाक होती है कि उससे स्किन कैंसर होता है। अगर वो साक्षात हमारे पास आ जाए, पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा स्किन कैंसर का। और कोई, क्योंकि खुद डॉक्टर भी स्किन कैंसर रहेगा तो इसका इलाज संभव फिर कर पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए वायुमंडल हम लोग के लिए ईश्वर समान है, क्योंकि एक तरह से छन्नी का छानते हुए हम लोग के पास अच्छी चीजों को सुरक्षित रूप से हमें प्रदान करता है। ठीक है, कहता यदि सुरक्षा की चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं, एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। यानी अगर सुरक्षा की जो चादर है, यानी जिसे कौन? वायुमंडल अगर नहीं हो, तो सूर्य की गर्मी से तप्त होकर हम लोग जल सकते हैं और ठंडी के समय में जम सकते हैं। यानी इतना वायुमंडल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यानी भाई साहब, अगर वायुमंडल में कुछ गड़बड़ी होती है तो हमारे जीवन का खतरा निश्चित है। इसलिए आप लोग सुनते होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सभी लोग सतर्क हो जाएं, लेकिन इंसान बुद्धि है, वो सतर्कता का नाम ही नहीं जानता है। वो कहता है ठीक है, जो होगा सो हम देख लेंगे। वायुमंडल का संगठन, चलिए जानते हैं कि वायुमंडल का जो निर्माण हुआ है, आखिर हुआ किन किन गैसों से है, किन की गैसें सबसे अधिक इंपॉर्टेंट रखती है, आइए बात करते हैं। और याद रखना, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आइए। ठीक है, ये जो है ना, ये मैं लिख रहा हूं अभी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद में रखना है बढ़िया से। ठीक है, चलिए, कहता है जिस वायु का उपयोग सांस लेने के लिए करते हैं, जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होता है। जैसे हम अभी सांस ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, हम नाइट्रोजन भी ले रहे हैं, हीलियम, मतलब बहुत सारी जो भी हमारे आस पड़ोस में गैसें हैं, उन सभी गैसों के माध्यम से हम सांस में ले रहे हैं। उनमें कहता है क्या? नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं
जिनमें जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और अन्य गैसें भी कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, आइए थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं, है ना, इसको हम लोग नोट्स कर लेते हैं। पहले कहता है क्या कि वायु का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, तो सांस लेने के लिए करते हैं। कहता है कि वास्तव में गैसों का मिश्रण ही क्या होता है, तो वायु क्या होता है, तो बोलेंगे सर वायु गैसों का मिश्रण होता है। जिसको मैं अंडरलाइन करो सीधा वहीं से कनेक्ट करिए। ठीक है, वायु गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, यहां बात क्लियर हो गया। ठीक है, वायु गैसों का, अच्छा एनसीईआरटी का बुक हूबहू बुक मैं आपको आज से कल तक मैं आपको पूरा क्लास 6 क्लास 7 का मैं अभी जो चल रहा है उसका पीडीएफ आपको एनसीईआरटी सॉरी हमारा एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल है, उस पे नोट्स वाले सेक्शन में एनसीईआरटी में जाना, आपको पूरा एनसीईआरटी मिल जाएगा। बस 1-2 दिन थोड़ा वेट कर लो फिर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कहता है क्या कौन कौन सी गैसें मिलती है, तो बोलेंगे सर सबसे जरूरी गैस यहां पर क्या है, नाइट्रोजन, और क्या है सर, ऑक्सीजन। ऐसी दो गैस जो है वो वायुमंडल का बड़ा भाग बनाता है। यानी किसके सबसे ज्यादा मात्रा किसके, तो सर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की है। उसके अलावा सर और किसकी मात्रा है, तो बोलेंगे सर CO2 की भी मात्रा है, हीलियम की भी मात्रा है, और किन की मात्रा है, तो सर ओजोन की भी मात्रा है, आर्गन एवं हाइड्रोजन, लेकिन मात्रा इसकी कैसी है, कम है। तो किसकी मात्रा ज्यादा है, तो चलिए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं किसकी मात्रा ज्यादा है। ये जो व्हाइट वाला जो गैपिंग आप देख रहे हो, यहां से यहां तक जो गैपिंग देख रहे हैं आप, इतना बड़ी मात्रा किसका है, तो बोलेंगे सर नाइट्रोजन का है। कितना प्रतिशत है, तो बोलेंगे सर 78.03 जो है वो नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। आप एग्जाम में पूछे तो आप 78 लगाना है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछे कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैसों की किसकी मात्रा है, तो बोलेंगे सर पहली बात याद रखना कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किसके, तो बोलेंगे सर नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है। कितना प्रतिशत, तो बोलेंगे सर 78%। ठीक है, उसके बाद सर किसकी मात्रा है, तो सर ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। और कितना है सर, 21%। एक बच्ची है जो एक तबला ली हुई वहां पर इंडिकेट करके बता रही है कि कौन सी गैसें सबसे अधिक, इसका बंटवारा कर दिए और 1% इसे जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, 7 और 2 9, यानी 99% जो गैस है उसकी मात्रा किसकी है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी 100% होता है, उसमें से 99% जो मात्रा है वो किसका, दो सबसे बड़ा भाग है जिसका नाम है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरी बात आती है उसके बाद क्या आता है, तो कहते हैं सर हाँ उसके बाद फिर किसकी मात्रा बोलेंगे सर, उसके बाद आर्गन की मात्रा 0.93, उसके बाद किसकी, तो बोलेंगे सर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और अन्य सभी गैसें 0.04 में समाहित हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर 3-4 याद रखना है कि नाइट्रोजन 78% याद रखना है, ऑक्सीजन 21%, का आर्गन 0.93 या 0.9 भी याद रख लो चलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 याद रखना है। ठीक है, ये 4 गैसें महत्वपूर्ण है। प्रश्न आता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किसकी है, तो बोलेंगे नाइट्रोजन का और दूसरे में ऑक्सीजन का, याद रखना। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग इसकी चर्चा करना हम लोग पसंद करते हैं ताकि थोड़ा सा हम लोग को और भी बातें क्लियर हो जाए। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। प्रश्न आता है कि सर ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को, विकिरित यानी खराब ऊष्मा को, है ना, विकिरित ऊष्मा को यानी जो विकिरित हो रही है, जो फैल रही ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। यानी पृथ्वी पर जो ऊष्मा प्राप्त हो रही है उसे क्या करती है, उसे रोक देती है, और वो गैस जब बाहर नहीं जा पाता है तो वो क्या कहलाता है, वो उसे कहते हैं ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ठीक है, और आगे कहता है क्या, आगे कहता है इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस अगर नहीं हम रोकेंगे तब क्या होगा सर, तब ये इतनी ठंडी हो जाएगी कि हमें पृथ्वी पर रह पाना संभव नहीं रह जाएगा। किंतु लेकिन बात यहां पर ये हो जाता है सर, किंतु जब कारखानों, कार की धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब उस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, उसे भूमंडलीय तापन कहते हैं।
प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा कि बाबू साहब बताइए जरा मेरे भाई प्यारे प्यारे भाई बंधु कि वायुमंडल ताप किसे कहते हैं। हमने वायुमंडल पढ़ा, अब यहाँ पर क्या है, वायुमंडलीय भूमंडलीय ताप है। कहता क्या बोलेंगे, कल कारखानों या कारों के धुएं से, या कार जो भी गाड़ी करते हैं ना, गाड़ियों के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तो ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। यानी सीधा सीधा कहेंगे कि पृथ्वी पर जब ऊष्मा का तापमान बढ़ता है, कृत्रिम कारण ना, कृत्रिम कारणों से पृथ्वी पर जब ऊष्मा का तापमान बढ़ता है तो वही ऊष्मा का तापमान भूमंडलीय ताप कहलाता है। क्या बोलेंगे, पृथ्वी पर जो कृत्रिम कारणों से जो ऊष्मा पैदा होती है, उस ऊष्मा से या उस ऊर्जा से जो पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, वही तापन भूमंडलीय तापन कहलाता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, इसे सर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब आगे बात करते हैं थोड़ी सी, क्या कहते हैं, क्या तापमान में इस वृद्धि के कारण, तापमान में वृद्धि हो रही, तो तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, सर ग्लोबल वार्मिंग समझा दी मैंने आपको, कि जब कृत्रिम कारणों से पृथ्वी पर जब ऊष्मा बढ़ती है तो वही ऊष्मा भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। अब क्या हो रहा है, कहता है क्या, अब ये ऊष्मा बढ़ गई है तो तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। तो पृथ्वी की जो सबसे, हाँ दिख रहा, ठीक है, तो कहता है क्या, पृथ्वी पर जो कहीं भी अगर बर्फ है जमी हुई है तो क्या होगी, वो पिघलना शुरू, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है ना, तो बर्फ पिघल जाएगी। तो बर्फ पिघलने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप, तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगा। जब बर्फ पिघलेगा तो बर्फ पिघल के कहाँ आएगी, तो बड़ी बड़ी जो नदियां जैसे गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्रा है, ये सब बर्फ से यानी जलाशयों से निकल कर आती है, बर्फ से निकल करके आती है ना। तो हिमनदी से जब निकल कर आती है तो वहां पर बर्फ का पिघलना होगा। जब वो बर्फ पिघलेगी तो नदी में ही जाएगी, और नदी कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा। तो इन सबका जलस्तर बढ़ते जाएगा, तो समुद्र के किनारे जितने भी शहर हैं वो सभी शहर के डूबने की संभावना बढ़ जाएगी, और पूरी दुनिया में भूकंप वगैरह सब कुछ आ सकता है। ठीक है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, और दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु लुप्त हो सकते हैं। जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो बहुत सारे कुछ पौधे होंगे, जो कुछ पशु होंगे, कुछ पक्षी होंगे, जो उस जलवायु को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, उनके अनुकूल जो है क्लाइमेट नहीं रह जाएगा, तो वो क्या होंगे, जैसे जो मान लिए जो बर्फ में रहने के वाले पशु हैं, अब बर्फ पिघल रही है ना, तो तटीय प्रदेश जितने हैं, जैसे मुंबई वगैरह हो गया, गुजरात जो नजदीक, जो जिसको गोवा वगैरह हो गया, तो जलस्तर जब बढ़ेगा तो वहां पर बड़े बड़े लहरें उठेगी, और बगल के जितने समुद्र के किनारे शहर है, समुद्र और महासागरों के किनारे, उन सभी महासागर और समुद्र के किनारे जितने भी शहर, उन सभी को डूबने की आशंका जताने लगती है, और बाढ़ की स्थिति बन जाती है, और दीर्घ अवधि यानी एक लंबे समय के बाद फिर वहां पर जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि जहां पर जलस्तर इतना था और वहां पर जलस्तर इतना हो गया, तो वहां पर के जलवायु परिवर्तन होंगे निश्चित तौर पे। जहां गर्मी थी वहां थोड़ी ठंडी का एहसास होगा, जहां ठंडा था वहां कुछ परिवर्तन, मतलब बहुत सारी चीजें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हम लोग बात कर रहे थे गैसों की, किसकी बात कर रहे थे, गैसों की बात कर रहे थे। तो कहते हैं गैसों के अलावा धूलकण, छोटे वायुमंडल में क्या होता है, तो वायुमंडल में गैसों के अलावा कुछ धूलकण भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए हमने इसके सारे संघटक को बता दिया, कितने प्रतिशत मात्रा किसकी होती है। मैंने यहां पर लिख दिया, नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाती है। अगर प्रश्न आ जाए कि वायु में सबसे अधिक कौन सी गैसें पाई जाती है, सिर्फ वायुमंडल नहीं, पृथ्वी पर भी अगर पूछ लिया जाए कि वायुमंडल सबसे अधिक कौन सी गैसें पाई जाए, तो बोलेंगे सर नाइट्रोजन सबसे अधिक पाई जाने वाली वायु में गैसें हैं। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों के कुछ नाइट्रोजन भी चले जाते हैं। जब हम लोग सांस ले रहे हैं ना, है ना, तो फेफड़ों में भी क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा चली जाती है, और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। और फिर क्या, जब हम सांस को तो जब हमने सांस छोड़ा तब क्या हो गया, तब हमने नाइट्रोजन को फिर क्या कर दिया, हमने ठीक, तो क्या होगा, यहां पर हमने नाइट्रोजन को निकाल दिया। लेकिन बात करें, अगर हम पौधों की बात करेंगे,
लेकिन किसकी? अगर हम पौधों की बात करेंगे तो याद रखिएगा, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए, लेकिन किसको? लेकिन कहता है पौधों को जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन याद रखिए, हो सकता मनुष्य के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, लेकिन पौधों में वृद्धि व विकास के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता अत्यंत आवश्यक है। नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं कौन? तो सीधे, याद रखना, कहता है क्या? वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। कौन? तो पेड़ पौधे सीधे नाइट्रोजन से, जो तो जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन हवा में है ना, वायु में है, तो पौधे सीधे रूप से नाइट्रोजन को अपने आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो क्या करते हैं? तो कहते हैं क्या? तब क्या होता है सर? तो जानने की इच्छुक रहिएगा तो फिर यहां पर उत्तर आपको मिल जाएगा। क्या? तो बोलेंगे मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ें, ध्यान देना, मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका फलस्वरूप बदल देते हैं। ठीक है, इसका स्वरूप बदल देते हैं। ठीक है, कहता है तो क्या करते हैं? अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि पेड़ पौधे जो है वो सीधे तौर पे वायुमंडल से यानी वायु से अपने अंदर नाइट्रोजन को अवशोषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं? तो मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ें, है ना, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें क्या करते हैं? नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं, लेकिन अधिकांश जो होती है ना, वे नाइट्रोजन को सीधे तौर पे नहीं ऑब्जर्व करते हैं। तो क्या होते हैं? तो मृदा में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिसे पौधे इसका उपयोग कर सकें। तो कुछ जीवाणु जो होते हैं वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं और पेड़ों के पास रहते थे, पेड़ों के पास बहुत छोटे छोटे बहुत सारे कीटाणु वगैरह रहते हैं, उन सब नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करते हैं और उनकी जड़ों में एक तरह से वहीं पर शामिल कर देते हैं, मृदा में शामिल कर देते हैं, जिससे पौधे क्या होते हैं? पौधों में नाइट्रोजन की मात्रा हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं कॉर्नर वाली बातें, है ना। कहता जब वायु गर्म होती है, जब वायु गर्म होती है, अच्छा छोड़ो इसको, अभी हम लोग आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो अभी इसको रहने दो। ठीक है, अभी हम लोग इसी को देख लेते हैं। कहता है ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैसें हैं। यानी सबसे अधिक वायु में कौन सी गैस मिलता है? अच्छा, जो लोग देख रहे हो वीडियो थोड़ा लाइक कर दिया करना। ठीक है, और जो नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। तो पहला मैंने क्या बताया? नाइट्रोजन है, जो क्या होता है? सीधे तौर पे पेड़ पौधों में शामिल नहीं होता है, वो पहले भूमि या मृदा के साथ जाते हैं और फिर नाइट्रोजन को कहां? तो पेड़ पौधों में अवशोषण उसका होता है। लेकिन कहता है ऑक्सीजन का वायु में सबसे अधिक, वायु में कौन सी गैस पाई जाती है? तो पहला नाइट्रोजन 78%, दूसरा 21%। कौन? तो ऑक्सीजन। कहता है मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। मनुष्य और पशु क्या करते हैं? सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो। इन दोनों को सांस लेना है तो कहां से? तो हमें वायु से प्राप्त करते हैं ऑक्सीजन। किसे? तो वायु से हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। कहते हैं हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कौन आखिर ऑक्सीजन उत्पन्न कौन करता है? हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो पेड़ पौधे कैसे निर्माण करते हैं ऑक्सीजन का, हम लोग यहां पर सीखते हैं। तो क्या कहते हैं? हरे जितने भी पादप हैं, हरे हरे, वो हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, यानी सूर्य से क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और नाइट्रोजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। कहता है क्या? इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यानी क्या होता है? यानी जितने हरित पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण किए और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ दिए। जब वो छोड़ते हैं तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। हम लोग ले रहे हैं ऑक्सीजन, हमने लिया, कार्बन डाइऑक्साइड हमने छोड़ दिया, है ना। तो वहां पे क्या होता है? हमने ले रहे हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो खत्म हो रहा ना, लेकिन पेड़ पौधे उसे फिर से मेंटेन कर देते हैं प्रोड्यूस करके। ठीक है, आगे कहते हैं इसीलिए हम लोग के लिए क्या जरूरी है? तो कहते हैं हम वृक्ष काटते हैं तो वह संतुलन बिगड़ जाता है, लेकिन मनुष्य बड़ा ही लालची प्राणी है। हम वृक्ष अपनी सुख सुविधा के लिए, अपने शारीरिक और भौतिक सुखों के लिए हम वृक्षों का हत्या करते हैं, वृक्षों को काट देते हैं। जब हम वृक्षों को काटते हैं तो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में क्या होता है? गैसों का असंतुलन होता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो होते हैं, जिसमें
सांस लेने की बीमारियां होती है वो सांस सही से ले नहीं पाते हैं। हॉस्पिटल वगैरह में देखना तो क्या होता है, उन्हें ऑक्सीजन की कमी सताने लगती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड एक अन्य महत्वपूर्ण गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड एक अन्य महत्वपूर्ण गैस है। कहता है क्या, हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। यानी हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हरे पादप द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो क्या करते हैं, और ऑक्सीजन यानी हरे पादप क्या करते हैं, क्या खाते हैं वो लोग, तो वो लोग क्या करते हैं, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड, मनुष्य जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, हमने ऑक्सीजन लिया छोड़ दिया, तो पादप क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ऑक्सीजन छोड़ देता है। इस प्रकार से समझने के लिए आप समझो। ठीक है, तो हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इनहेल करते हैं, और एक्सेल क्या कर देते हैं, आपको CO यानी ऑक्सीजन को एक्सेल यानी बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन वापस देते हैं, यानी CO2 लेते हैं और O2 देते हैं। आगे कहता है क्या, आगे कहता है मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। कौन कौन, मनुष्य और पशु दोनों O2 लेता है यानी ऑक्सीजन लेता है, और CO2 बाहर यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। ठीक है, नोट्स बढ़िया लग रहा है आप लोग को। ठीक है, आगे ध्यान देना। कहता है क्या, मनुष्य और पशु द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। क्या समझा यहां पर हम लोग, क्या समझे, कहता है मनुष्य और पशु के द्वारा, ये पूरा नोट्स ही है। ठीक है, मनुष्य और पशु के द्वारा ये दोनों जो बाहर निकाला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, मान लो एग्जांपल हम एक समझने के लिए हम लोग अपना भाषा समझते हैं। मान लो कि हमने 2 ग्राम या हमने मान लो हमने 5 ग्राम CO2 हमने छोड़ दिया, CO2 हमने 5 ग्राम छोड़ दिया, बाहर निकाल दिया, तो कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होता है। और मैंने 5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, तो पादप जो है जितना उन्होंने ऑक्सीजन को छोड़ा उतना ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, उससे अधिक नहीं लेते। ये प्रकृति का नियम है, जितना दोगे उतना ही लोगे, और जितना लोगे आपको उतना ही देना पड़ेगा। हम अगर ऑक्सीजन O2 अगर हम 10 ग्राम ले रहे हैं तो हमको उतना देना ही पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो वही कहता है, खास करके वृक्षों में बात होता है, पेड़ पौधों में, कि जितना वो छोड़ते हैं उतना वो ले लेते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। कहता है आगे, और क्यों, तो कहता है जिससे क्या होता है, संतुलन बना रहता है। यानी जितना पेड़ लिया उतना ही पेड़ वापस कर देता है, जिससे क्या होता है, संतुलन की स्थिति बनी रहती है। लेकिन संतुलन कब बिगड़ता है, परंतु यह संतुलन जो होता है कोयला और खनिज तेल ईंधनों के जलाने से बिगाड़ जाता है। मतलब जो लोग कोयला जलाते हैं, पेट्रोल डीजल ईंधन जो जलती है, जब हम इन ईंधनों का प्रयोग करते हैं तो उनको जब जलाते हैं तो उससे क्या होता है, वायुमंडल में जो संतुलन की स्थिति थी वो संतुलन की स्थिति फिर बिगड़ जाती है। ठीक है, क्योंकि वहां पर अत्यधिक कार्बन का उत्सर्जन होने लगा। और भाई साहब जितना पेड़ छोड़ा है उतना ही लेगा ना। हमने क्या बोला, वृक्ष क्या बोल रहा है कि भाई साहब जरा बात को सुन लो, मैंने क्या बोला है, वृक्ष अपने आप को क्या बोल रहा है कि सुनो प्राणियों, मनुष्यों, मैं 5 ग्राम ऑक्सीजन आपको दे रहा हूं तो 5 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड में लूंगा। 10 ग्राम, ये 6 ग्राम भी मैं नहीं लूंगा, 5.5 भी नहीं, 5.1 भी नहीं लूंगा। जितना मैं आपको ऑक्सीजन दूंगा उतना ही मैं कार्बन डाइऑक्साइड लूंगा। लेकिन मनुष्य बड़ा ही लालची है, वो बोला कि पेड़ पौधे ऐसा करो, मैं 2-4 पेड़ और लगाता हूं, थोड़ा और उत्सर्जन, तुम और थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब कार्बन को और जो इनहेल करो। लेकिन पेड़ बोला नहीं, मैं प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ हूं, तुम मनुष्य भले ही जानवर हो गए हो लेकिन मैं जानवर नहीं हूं। ठीक है, तो इसीलिए कहता है जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्यों वायुमंडल में बढ़ रही है, क्योंकि वृक्षों की संख्या कम है, क्योंकि जितना वो छोड़ रहा है उतना तो ले रहा है, उतना तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर रहा है वृक्ष, लेकिन अत्यधिक मात्रा में हम लोग कोयला और ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को उतनी मात्रा में ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास वृक्षों की कमी है ना। चलिए आगे सुनिए, कहता है वे वायुमंडल, आगे क्या कहता है, कहता है वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। कौन, तो कौन, कोयला और खनिज ईंधन वायुमंडल में कितना, प्रति वर्ष हर साल करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं।
अब उतना बढ़ोतरी जब आप कर रहे हो तो आपको उतने अवस्था में पेड़ों की भी संख्या होनी चाहिए। अगर पेड़ उतने होते तो निश्चित तौर पे ऑक्सीजन की मात्रा पृथ्वी में अधिक होती और ये पेड़, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो वायुमंडल में जा रही है वो फिर उसका कम होता और पृथ्वी भी संतुलन में होती। लेकिन परिणाम क्या निकलता है? तो परिणाम वही, परिणाम स्वरूप क्या देखने को मिलता हमें? तो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, किसी चीज को ऑब्जर्व कर लेता है। जैसे मान लीजिए एक कमरा है, ठीक है, अब क्या करना, कमरे को पूरी तरह से सिर्फ पैक कर देना, कहीं से एक गुण हवा आने की, हवा भी नहीं आना चाहिए, है ना, ऑक्सीजन तो दूर की बात है, हवा नहीं आएगा तो ऑक्सीजन नहीं आएगा। ये पूरा वेंटिलेटर वगैरह बंद करना, खिड़की वगैरह बंद कर देना, ठीक है। आप देखोगे कि कुछ समय के बाद आपको घुटन महसूस होगा, क्योंकि आप जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है ना, ये सांस लिए O2 ले रहे हैं तो साथ में नाइट्रोजन बहुत सारी गैसें जा रही है अंदर, हमने छोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, ठीक है। अब ये जो आप जो कार्बन डाइऑक्साइड लगातार छोड़ोगे तो उससे क्या होगा, अब गेट पैक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिति बढ़ जाएगी और जब कार्बन डाइऑक्साइड की जब स्थिति बढ़ेगी तो आपको गर्मी लगना प्रारंभ होगा, यानी ऊष्मा आपको लगेगा। देखो जब 4-5 लोग जब एक साथ बैठ जाते हैं तो क्या उसको गर्मी लगता है ना कि हाँ भाई साहब गर्मी लगा, सट के सो। क्यों सट के सोना चाहते हो? वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ती है और घर्षण, शरीर में घर्षण होता है जिससे हमें ताप मिलता है। बहुत सारा फैक्चुअल बातें सब चीज, ठीक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल बातें, सब को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। आगे सुनिए, हम लोग को ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमको ये बढ़िया से समझना है वायु को। आज वायु आपको मजा आने वाला है, ठीक है। कहता है जब वायु गर्म होती है, जब वायु क्या होगा, गर्म होगा, गर्म वायु भी होता है, ठंडी वायु होती है, तो क्या क्या स्थिति बनेगी, जरा ध्यान से पढ़ो। कहता है जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। कैसे? जैसे कोई चीज को गर्म होगा तो क्या होता है, वो ऊपर की ओर फटता है ना, बूम होता है ना, तो कहां ब्लास्ट होगा, ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन जब कोई वस्तु, जब कोई हवा या जब कोई वस्तु भारी होता है तो वो नीचे आएगा और ठंडा वस्तु कहां होता है, नीचे जाता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आगे देखना, और क्या हो रहा है और ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसीलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। जो वायु ठंडी होती है, ठंडी ठंडी शीतलहरी चलती है, तो वो लोग नीचे रहते हैं। कारण क्या है, वो सघन भी होते हैं और भारी भी होते हैं, क्योंकि उनमें वाष्पन मतलब पानी की मात्रा मतलब ज्यादा होती है, ठीक है। अगला कहता है क्या, सर एक बात बताओ, गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता है। ध्यान से पढ़ो, कहता है वायु, गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में जो ठंडी ठंडी वायु होती है, जैसे मान लो सपोज करो, मान लो ये एक है ना, यहाँ पे एक आपको मान लो एक गैप है, वायुमंडल है, और यहां से मान लो गर्म हवा, यहाँ गर्म हुआ हवा, तो गर्म हुए तो हवा ऊपर गया। जैसे ये हवा ऊपर मान लो यहां तक गया, यहां तक सट रहा है, तो नीचे जो अगल बगल जो ठंडी गैसें थी वो छड़मड़ा रही थी, इधर आ गई ठंडी गैसें, इसको भर दी। तो यानी वायु हमेशा 24 घंटा वायुमंडल में रहता है, लेकिन जब गर्म हवा उठकर जब ऊपर जाती है तो बीच में कौन आएगा, तो ठंडी हवा उस रिक्त स्थान को फुलफिल कर देता है, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत समझ में आ गई? आपने क्या समझा कि सर हवा जब गर्म होगी तो ऊपर जाएगी और ठंडी हवा नीचे आएगी। ऊपर जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि वो हल्की हो जाती है गर्म होने के बाद और फैलेगी, और हल्का होने के कारण वो ऊपर उठ जाएगी। ठंडी हवा सघन होती है, भारी होती है, जिसके कारण वो नीचे आ जाती है। जब हवा वो ऊपर उठने लगती है, जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो बीच में जो रिक्त स्थान बच जाता है, उस रिक्त स्थान में ठंडी हवा आकर समाहित हो जाती है। बोलिए कोई दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते हैं। इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे जीवन के लिए भी और एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब वायुमंडल की संरचना के बारे में बात करने वाले हैं कि सर वायुमंडल की संरचना क्या होती है और कैसे होती है, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा सा समझते हैं कि वायुमंडल की संरचना। भाई साहब मेरा टारगेट है कि जो लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, क्लास 6 से 12 में पढ़ा रहा हूं, 6 से शुरू किया हूं, 6 तो कंप्लीट हो गया, 7 में हूं और बहुत जल्द इस सप्ताह 7 खत्म होगा, फिर 8 में लोग जल्दी एंट्री करने वाले हैं और 1-1.5 महीने के अंदर पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट, ठीक है। और प्रैक्टिस में आपको करवाता ही हूं, ठीक है। आगे देखिए, कहता है क्या, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। हमने जो वायुमंडल की जो चर्चा हम कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उस वायुमंडल को कितने परत होते हैं, तो बोलेंगे सर उस वायुमंडल के 5 परत होते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। कितने परत होंगे? 5 परतों में विभाजित है। कहता है जो पृथ्वी की सतह से
आरंभ होती है, पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। और ये कौन कौन है? तो बोलेंगे सर ये 5 हैं। तो पहला का नाम आप लिख लीजिए सबसे पहले। तो पहला का नाम हो गया सर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, है ना, एवं बहिर्मंडल। 1 2 3 4 5, कितना हो गया सर? तो बोलेंगे सर ये 5 नाम हो गया। ओह माय गॉड। तो पहला नाम क्या हो गया सर? तो पहला बोलेंगे सर वायुमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, और 5वां हो गया सर बहिर्मंडल। इन 5 मंडलों को हम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और फिर इन 5 मंडलों से आपको कोई शिकवा शिकायत कभी रहने वाला नहीं है और फिर एग्जाम में आपको काम भी आने वाला है। ठीक है, आइए जरा समझते हैं इन 5 को। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहला क्या है? क्षोभ मंडल। तो देखिए आपको ये मिल जाता है, आपका क्षोभ मंडल हो गया। ठीक है, दूसरा आपको मैंने बोला समताप मंडल, ये हो गया। तीसरा मध्य मंडल, सॉरी ये तो मध्य सीमा हो गया, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, ये 5 को मैंने फिर से मैं आपको करवा रहा हूं, ध्यान से इसको देखिएगा। पहला मैंने बोला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। ये 5 हैं और इन 5 को ध्यान से देखिए, इन 5 को ध्यान से हम लोग को पढ़ना है, जो कि एग्जाम में प्रश्न आते हैं वायुमंडल से। कोई भी एग्जाम हो, एक आध प्रश्न आपको वायुमंडल से आ ही जाते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िए। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग क्षोभ मंडल की चर्चा करते हैं कि सर क्षोभ मंडल आखिर होता क्या है। आइए चर्चा करते हैं। जो लोग पढ़ रहे हैं ध्यान से पढ़िएगा, हम इस फिगर को समझेंगे, बेहतरीन तरीके से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिगर को समझेंगे, हम लोग को ज्यादा समझ में आना है। ठीक, मुझे अपना बुद्धि में लगाना है, जो एनसीईआरटी कह रहा है उसी को मैं आपको बेहतरीन तरीके से अपनी बुद्धि लगाते हुए, एनसीईआरटी की बुद्धि और मेरी बुद्धि दोनों को मिक्स करके हम इसको समझेंगे फिगर को। ठीक है, आइए समझते हैं। कहता है क्या, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। यानी क्या पूछ दे, क्या बोल रहा है? कह रहा है क्या, क्षोभ मंडल की बात करो तो कह रहा है क्षोभ मंडल की, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। ठीक है, और किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। और याद रखिएगा महत्वपूर्ण है, उसके साथ ही एग्जाम में पूछेगा कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी, तो बोलेंगे सर 13 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे कहता है क्या, इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। तो कहता है इसी मंडल में वायु में हम लोग सांस लेते हैं। हम इसी, ये जो मंडल है हमारा, कौन सा मंडल है? तो क्षोभ मंडल। तो हम लोग जो सांस लेते हैं कौन से मंडल में लेते हैं? तो सर क्षोभ मंडल में ही, वर्तमान में क्षोभ मंडल में ही जो वायुमंडल है उसी वायुमंडल से हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्या कहता है, जैसे मौसम की लगभग सभी घटनाएं, जैसे वर्षा होना, कोहरा, है ना, ओला वर्षण इत्यादि इसी परत के अंतर्गत आता है। प्रश्न आएगा, एक बात बताइए, ये क्षोभ मंडल में कभी एरोप्लेन क्षोभ मंडल में नहीं उड़ता है, एरोप्लेन हमेशा समताप मंडल में उड़ता है। ठीक है, तो कहते हैं सर इसकी पहले क्षोभ मंडल में क्या है? तो बोलेंगे सर क्षोभ मंडल सभी 5 वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण मंडल हमारा क्षोभ मंडल है। इसकी ऊंचाई पृथ्वी की सतह से कितना? तो सर 13 किलोमीटर होता है। पहली। दूसरी बात, सर हम जो सांस लेते हैं वो क्षोभ मंडल में ही सांस लेते हैं। तीसरी बात। चौथी बात कि सर जितनी भी प्राकृतिक सभी घटनाएं, जो भी घटनाएं घटती है, जैसे मान लिए मौसमी जितनी घटनाएं घटती है, जैसे और वर्षा होना, कोहरा, कुहासा, ओला वर्षना, ये सभी मौसमी घटनाएं सभी क्षोभ मंडल में घटित होती है। हमने क्या क्या 4 बिंदुओं में हमने क्या क्या सीखा मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिए, मैं आपको नोट पॉइंट करवा रहा हूं। पहली हमने सीखा कि सर ये महत्वपूर्ण है। दूसरा हमने इसकी ऊंचाई के बारे में जाना। तीसरा हम सांस लेते हैं। चौथा मौसमी घटनाएं इसी में घटती है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है आपको? चलिए आगे अभी पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, इसको विस्तार से पहले सब लोग पढ़ लेंगे इसको, उसके बाद मैं फिगर पे आऊंगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। चलिए, है ना, पहले हम लोग इसको 5 को पढ़ लेते हैं, फिर मुझे इसको समझाने में आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या है। तो अगला हम लोग का कौन सा मंडल है सर? क्षोभ मंडल से जब हम ऊपर चलेंगे, तो क्षोभ मंडल से जब हम ऊपर चलेंगे तो इसका नाम है समताप मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, ये 5 को हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी सेकंड में हम लोग आए समताप मंडल। क्या कहता है समताप मंडल में? कहता है क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। कौन कहलाएगा समताप मंडल? तो बोलेंगे सर क्षोभ मंडल के ऊपर का जो भाग है वो हमारा समताप मंडल कहलाता है। लेकिन क्या करें,
ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। कितना बोलेंगे सर? ये समताप मंडल जो है वो कितना 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। पहली बात ये कि क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। दूसरी बात, ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। दो बात क्लियर हो गया। चलिए आइए तीसरी बात पे आते हैं। कहता है क्या? यह परत जो है बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। कहता है यहां जो मौसम जो होता है, तो यहां पर न तो ये इन परतों में, किन परत में? तो समताप मंडल में बादल एवं मौसम संबंधी घटनाएं लगभग मुक्त होती, मतलब नहीं के बराबर यहां पर घटनाएं, मौसमी घटनाएं यहां पर, यानी जो भी मौसमी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में अधिक होती है। 100 में से 99 बार क्षोभ मंडल में होगी। एक आध बार बाई वैसा मिस्टेक आ जाए तो समताप मंडल, लेकिन एग्जाम में दिमाग में रखो कि क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं घटित होगी और समताप मंडल में आपको मौसमी घटनाएं नहीं घटित होती है। क्लियर होगी बातें? इसके फलस्वरूप यहां की परिस्थितियां हवाई जहाज, ध्यान देना, फलस्वरूप हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होती है। याद रखना, यानी अगर आपको प्रश्न आता है एग्जाम में से कि हवाई जहाज निम्न में से किन मंडल में उड़ते हैं? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी बहिर्मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल, ऑप्शन डी बाह्य मंडल। ऑप्शन आएगा कि भाई साहब क्षोभ मंडल, तो सर ने बोला था कि मौसमी घटनाएं होती, यहां पर एरोप्लेन नहीं उड़ेगा। तो कहां? इसके ऊपर जाएंगे तो वहां पर कुछ नहीं, लगभग वो समान स्थिति होती है उसकी, इसीलिए वहां पर कहां? तो प्लेन या जितनी हवाई जहाज उड़ना सभी को समताप मंडल में उड़ना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है क्या? समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि समताप मंडल की क्या महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो बोलेंगे इसमें ओजोन गैस की परत होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि समताप मंडल में ओजोन गैस है ना, समताप मंडल में क्या होता है? तो बोलेंगे सर इसमें ओजोन गैस की परत होती है। किसकी परत होगी? तो बोलेंगे सर ओजोन परत कहां होता है? तो बोलेंगे सर ओजोन की जो गैस होती है या उसकी परत होती है कहां? तो समताप मंडल में ओजोन गैस की परत होती है। ओजोन परत भी पूछ दे, है ना, ओजोन गैस की परत, या पूछे ओजोन परत कहां पाया जाता है? बोलेंगे सर समताप मंडल में ओजोन गैस या ओजोन परत पाई जाती है। आगे कहता है कि यह परत सूर्य से आने वाली, क्या कहता है? ये जो परत है सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। कौन सी परत? तो ओजोन परत जो क्या करती है? सूर्य से आने वाली जितनी हानिकारक के, जैसे यूवी किरणें हो गई, यूवी ए बी सी करके होता है, तो यूवी जो रेज होती है उनसे हमारी रक्षा करती है। प्रश्न उठता है कौन रक्षा करती है? तो सर ओजोन गैस की परत रक्षा करती है। सर ये ओजोन गैस की जो परत है वो कहां पाया जाता है? तो बोलेंगे सर इसका परत समताप मंडल में पाया जाता है। सर ये समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? सर 50 किलोमीटर होती है। कहां पाई जाती है? बोलेंगे सर क्षोभ मंडल से ऊपर पाई जाती है। क्या सर हम यहां एरोप्लेन उड़ा सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर आपका है तो उड़ा लो, नहीं है तो दूसरों का उड़ा लेंगे, चलेगा। यानी एरोप्लेन हम लोग समताप मंडल में उड़ा सकते हैं। हमने क्या सीखा सर समताप मंडल में? तो हमने ये सीखा जो मैंने आपको अभी जस्ट मैंने रिपीट किया। ठीक है, हम लोग इसको फिगर को समझेंगे, थोड़ा सब्र करके रखो, ठीक है, थोड़ा सब्र रखो, ठीक है। चलिए पूरा पहले हम लोग कवर कर लेते हैं। अगला सवाल आता है सर मध्यमंडल। तो सर मध्यमंडल में क्या क्या बातें घटित होती है? और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं करो, थोड़ा भाई साहब लाइक करते चलना, है ना, सब्सक्राइब भी करो, बहुत मेहनत लगती है इस प्रकार के आपको एनसीईआरटी पढ़ाने में, ठीक है। चलिए बाकी अगर आपकी इच्छा अच्छा है तो फिर करो, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं वाली बात है, बस ध्यान से बस खाली पढ़ लो, ठीक है। आगे देखिएगा, कहता है क्या? यह वायुमंडल की तीसरी परत है। कैमी परत है? बोलेंगे कि सर ये वायुमंडल की कैमी, बोलेंगे सर वायुमंडल की यह तीसरी परत है। वायुमंडल की तीसरी परत है। क्लियर हो गया? वायुमंडल की तीसरी परत क्या होंगे? तो हमने पहले बोला सर क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्यमंडल है सर। तो मध्यमंडल क्या है सर? तो वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। कहां? तो जहां समताप मंडल है उसके ठीक ऊपर हमारा कौन होता है? बोले सर मध्यमंडल होता है। बात क्लियर हो गया? और लगभग इसकी ऊंचाई कितनी? तो सर इसकी लगभग ऊंचाई 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। कितनी ऊंच बोलेंगे? तो बोलेंगे सर इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक होती है। आपने, मैंने बोला सर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, याद नहीं है सर, भूल गए, 13 किलोमीटर। समताप का सर 50 किलोमीटर।
सर मध्यमंडल का तो 80 किलोमीटर, याद रखना 13, 50 और 80 किलोमीटर, ठीक है, ऊंचाई तक ये फैली होती है। अंतरिक्ष से, याद रखना, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले, कहां से, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का जो होते हैं, जो उल्का पिंड का नाम सुनते हैं, तो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड कौन है, तो उल्का पिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। अब समझ में आया? आप लोग टीचर से पढ़ते होंगे कि उल्का पिंड जब आता है तो जब वायुमंडल के, पृथ्वी के वायुमंडल के जब वो संपर्क में आता है तो उल्का पिंड में घर्षण के कारण जल जाता है और जलने के बाद वो पृथ्वी पर आकर गिरता है। तो आपने कभी पूछा टीचर से कि सर आखिर वो 5 मंडल में कौन सा मंडल में जलता है? तो अब प्रश्न का उत्तर मिल गया कि 5 मंडल में ये मध्य मंडल में आकर वो जल जाता है। कहां? तो सर मध्य मंडल में आकर जल जाता है। सर ये मध्य मंडल कैमे स्थान पे आता है? तो बोलेंगे सर पहला में क्षोभ, दूसरा में समताप और तीसरा में मध्य मंडल है, जिसकी ऊंचाई सर 80 किलोमीटर है, जिसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर है। और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले जो उल्का पिंड होते हैं सर, वो मध्य मंडल में ही जलकर भस्म हो जाते हैं, या फिर जलने की कोशिश, मतलब होता है ना, जल या तो पूरी तरह से जल गया या तो ज्यादा ताकतवर हो गया, मतलब ज्यादा बड़ा पिंड है तो आधा अधूरा जलकर पृथ्वी पर गिरती है। आप रशिया में गिरा है, यूएसए में गिरा है, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लगाया क्या? अगला प्रश्न उठता है सर, एक और बच गया हम लोग का, मध्यमंडल कुछ खास नहीं, समझ में आ गया मध्यमंडल सबको, ठीक है। अगला है सर वायुमंडल। कौन सा मंडल? वायुमंडल है सर। तो सर वायुमंडल क्या होता है? तो आइए प्यारे जरा समझते हैं। कहता है वायुमंडल में, ध्यान सुना, वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब हम लोग जैसे से हम लोग पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, तो बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होता है। यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हम लोग की हाइट जैसे से बढ़ रही है, वैसे वैसे हम लोग की क्या होगी, ऊष्मा हमें अधिक प्राप्त होगी, यानी तापमान अत्यधिक हमें लगेगा। तो हमने क्या सीखा, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। यानी जब ऊंचाई बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ेगा, ऊंचाई घटेगा तो तापमान घटेगा। जब आप पृथ्वी के अंदर जाओगे तो ज्यादा अंदर जाओगे तो वहां भी तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी नॉर्मल में खोजता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहता है आयन मंडल इस परत का एक भाग है। क्या कर रहा है? आयन मंडल बाह्य मंडल का एक भाग है। ध्यान सुनना, किसका भाग है? कहता है सर आयन मंडल बाह्य मंडल का एक भाग है। और ध्यान सुनना, हम लोग समझेंगे, एक एक करके समझेंगे, ठीक है। जो चीज छूट रहा है मैं याद है मुझे, यह 80 से, ध्यान देना, कितना, 80 से 400 किलोमीटर तक फैली है। कितना? तो बोलेंगे सर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक फैली है। कौन बोलेंगे सर? तो बाह्य मंडल। और सर आयन मंडल कहां होता है? तो आयन मंडल मैंने सुना सर 6 होना चाहिए, नहीं भाई साहब 5 ही होगा। एनसीईआरटी 5 का हम लोग 5 ही मानेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो एनसीईआरटी को ही सही मानेगा ना। अगर आप क्लेम करोगे तो एनसीईआरटी को ही सही मानेगा, है ना। एनसीईआरटी को आपको इतना किधर सबको फेंक दे उठा के, है ना। तो कहता है वायुमंडल जो क्या है, आयन मंडल बाह्य मंडल का ही एक भाग है। अगर पूछे पूरा बाह्य मंडल की ऊंचाई कितनी, बोलेंगे सर 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक, यानी 80 से ऊपर जितना हो गया ना, वो 400 किलोमीटर तक किसकी ऊंचाई हो जाएगी सर? तो बाह्य मंडल की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। बोले यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। आयन मंडल किसका भाग है? क्वेश्चन आएगा, आयन मंडल निम्नलिखित में से किसका भाग है? मध्य मंडल का है ना, बहिर्मंडल का है, बाह्य मंडल का और क्षोभ मंडल का। किसका भाग है? बोलेंगे सर ये बाह्य मंडल का भाग है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि सर रेडियो संचार, क्या पूछ रहा है सर? रेडियो संचार के लिए, किसके लिए? रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। सर ये जो आयन मंडल है, या फिर जो कहेंगे हम सर आयन मंडल है या फिर क्या बोलेंगे सर बाह्य मंडल है, इसका प्रयोग कहां होता है? तो बोलेंगे सर इसका उपयोग जो होता है वो कहां होता है? तो सर इसका उपयोग रेडियो संचार में होता है। जो पहले रेडियो वगैरह हम लोग सुनते हैं ना, रेडियो संचार व्यवस्था जो हम लोग को जो कनेक्ट होती है, जो बातें होती है, वो कहां होती है? तो बोलेंगे सर वो आयन मंडल में होती है, फिर बोलेंगे सर बाह्य मंडल में होती है। अगर ऑप्शन आयन मंडल है तो आयन मंडल, नहीं है तो फिर बाह्य मंडल, ठीक है। कहता है वास्तव में, ध्यान सुनो, वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे, पृथ्वी से जो प्रसारित होती है रेडियो तरंगे, इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। यानी जो भी हमने रेडियो तरंगे प्रवाहित की है, और उस तरंगे, जैसे हमने ये पृथ्वी, ये मान लो यहां पर क्या है आपका बाह्य मंडल, आयन मंडल है, यहां से मैंने तरंगे छोड़ी, रेडियो तरंगे, और ये रेडियो वेव्स को क्या करता है, वहां पर अंतरिक्ष में क्या करेगा, ये बाह्य मंडल क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा और फिर से पृथ्वी पर धड़ाम से फेंकेगा, तो पूरा पृथ्वी पर फैला देगा वो,
जैसे ये फेंकेगा तो एक जगह फेंकेगा, और वो क्या करेगा, पूरा पृथ्वी पर फैला देगा, पूरे दुनिया में फैला देगा, है ना, देख रहे हो सबको अपना अपना सैटेलाइट भेजा हुआ है। तो वही कौन काम करता है, तो रेडियो संचार जो है वो बाह्यमंडल में होता है, और बाह्यमंडल से प्रसारित करती है रेडियो तरंगे, पूरे पृथ्वी पर फैल जाती है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए याद रखना, प्रश्न आएगा कि सर रेडियो तरंगों का संचार किस मंडल में होता है, तो बोलेंगे सर बाह्य मंडल में या फिर आयन मंडल में होता है। आइए बात करते हैं अगला, लास्ट हम लोग का ऑप्शन क्या है सर, बहिर्मंडल है। ठीक है, फिर हम लोग पवन की ओर रुख करेंगे, लेकिन हम लोग फिगर को पहले समझेंगे। कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, कहता है सर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं। प्रश्न आएगा वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या है, तो बोलेंगे सर बहिर्मंडल। आप लोग वीडियो को लाइक किए हो क्या, नहीं तो लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, सबसे ऊपरी परत कौन है, तो बोलेंगे सर बहिर्मंडल है। और सर सबसे पहली परत या निचली परत कौन है, बोलेंगे सर क्षोभ मंडल। सेकंड में समताप मंडल, फिर क्या आएगा सर मध्यमंडल, फिर बाह्यमंडल, और फिर बहिर्मंडल का नाम आता है। ठीक है, चलिए बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की परत को, ध्यान सुनना, क्या कहता है, कहता है वायु की पतली परत होती है। कैसी होती है सर, तो यह वायु की क्या, तो बोलेंगे सर यह वायु की एक पतली परत होती है। कैसी परत, पतली परत होती है, जो कहता है हल्की गैसें, जैसे जैसे कौन सी, जैसे हीलियम वगैरह हो गया, हीलियम, जैसे कौन सी गैस है सर, हीलियम एवं हाइड्रोजन, यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। तो हाइड्रोजन और हीलियम क्या होता है, यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। कहां से, तो सर बहिर्मंडल में ही हाइड्रोजन और हीलियम यहीं से तैरती रहती है। कहां से, तो वायु की पतली परत होती है, और हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा फिगर को बढ़िया से समझा देता हूं। ठीक है, चलिए जरा देखिएगा फिगर को, कहता है क्या, फिगर को सभी लोग ध्यान से देखेंगे, कहता है क्या, जरा समझिएगा इसको। पहले तो आप लोग सभी लोग फिगर फिगर पहले सब लोग देख लीजिए बढ़िया से। चलिएगा, तो आप लोग सभी लोग, आई होप कि आप लोग फिगर देख चुके होंगे। ठीक है, चलिए मैं इसकी फिगर के बारे में थोड़ा और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, देखिएगा, मैंने बोला सर ये फिगर हमने एक वायुमंडल लिया, ठीक है, और जो सबसे पहला परत हमने क्या बोला सर, सबसे पहला परत हम लोग का जो है वो क्षोभ मंडल है। कौन सा मंडल सर, क्षोभ मंडल। लेकिन क्षोभ मंडल है सर, उसके साथ में एक समस्या क्या है, जब क्षोभ मंडल है तो थोड़ा सा 10 किलोमीटर जब आप जाओगे तो यहां पर एक सर क्षोभ सीमा होती है। क्या होती है सर, क्षोभ सीमा, यानी इस सीमा से लेकर समताप सीमा के मध्य में, यानी क्षोभ सीमा से लेकर समताप सीमा के मध्य में समताप मंडल पाया जाता है। और यही समताप मंडल में, याद रखना, यही समताप मंडल में ओजोन गैस भी हमें मिलती है, और यहीं पर हम लोग हवाई जहाज को भी सर उड़ाते हैं। लेकिन सर क्षोभ मंडल में जितनी प्राकृतिक मौसमी घटनाएं होती है, उन सभी मौसमी घटनाओं को हम कहां देखते हैं सर, उन सभी मौसमी घटनाओं को क्षोभ मंडल में देखते हैं। समताप मंडल में मुख्य रूप से हम लोग क्या देखते हैं, तो सर समताप मंडल में हम लोग हवाई जहाज और ओजोन, आपको दो चीज याद रखनी है खासतौर पर। ठीक है, तो समताप सीमा कितनी, तो बोलेंगे सर 40 से 50 किलोमीटर के बीच में समताप सीमा पाई जाती है। और सर समताप सीमा से ऊपर जब जाते हैं तो यहां पर मध्य सीमा होता है, और इस मध्य सीमा के बीच में हमें मध्य मंडल प्राप्त होता है, जो यहां पर करीब 30 किलोमीटर का रेंज होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं 80 किलोमीटर, यानी कहां, पृथ्वी से 80 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना। और जब सर मध्य सीमा से जो ऊपर जाएंगे तो यहां तक 400 किलोमीटर, कितना, अब यहां से हम लोग जोड़ रहे हैं, यहां पर 80 किलोमीटर हो गया, तो सर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक जो सीमा होती है वो किसकी होती है सर, तो बाह्य मंडल की सीमा होती है। और सर यही बाह्य मंडल है जहां पर हम रेडियो तरंगे, यानी अंतरिक्ष जो होता है वो सब हमारा बाह्य मंडल में होता है। और यही बाह्य मंडल में क्या होता है सर, तो यही बाह्य मंडल में जो जो आपको मैंने बोला रेडियो तरंगे जो प्रभावित होती है कहां से, तो बाह्य मंडल से होती है। रेडियो स्टेशन वगैरह किसी का अगर आपको
सैटेलाइट वगैरह लगाना है तो कहाँ लगेगा सर, तो बाह्यमंडल में लगता है। लेकिन कुछ कुछ सैटेलाइट जो भारत अभी फिलहाल छोड़ा है वो 400 किलोमीटर पे नहीं बल्कि वो करीब 2900 किलोमीटर 2900 ना, हाँ, अभी जो हाल ही में जो भारत छोड़ा है वो करीब 2900 आई थिंक एग्जैक्टली, थोड़ा ध्यान से उठ रहा है, तो उतना किलोमीटर पर जा करके वो अंतरिक्ष पर हम लोग का नजर निगरानी रखेगा, पूरा भारत पे उसको निगरानी रखना है, ठीक है। तो जब पूरे भारत पर सेम टाइम पे एट द मोमेंट हमको, जैसे कि पृथ्वी मूव कर रही है, सूर्य भी मूव कर रहा है, तो पृथ्वी के साथ साथ वो भी परिक्रमा करता है, तो इस टाइम पे ऐसा जगह छोड़ना है कि सबसे दूरी पर छूटता है। तो कुछ कुछ जो अधिकांश होती है वो बाह्यमंडल में होती है, और कुछ कुछ होता है जो बाह्यमंडल के ऊपर बहिर्मंडल में चला जाता है, ठीक है। और सबसे ऊपरी भाग कौन होता है, तो बोलेंगे सर बहिर्मंडल होता है। ये सीमा के बीच में क्या होता है, मध्य सीमा और समताप सीमा के बीच में मध्य मंडल होता है सर, जिसकी जो ऊंचाई बात करें तो 80 किलोमीटर होती है। कहां से, तो पृथ्वी से, यहां से 80 किलोमीटर होती है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें सर समताप से मध्य में, तो यहां पर 30 किलोमीटर, कितना, 30 किलोमीटर होती है, ठीक है। चलिए हम लोग यहां तक समझ लिए हैं। अब हम लोग को समझना है मौसम एवं जलवायु के बारे में, हम लोग को समझना है। देखो एनसीईआरटी पढ़ने का यही फायदा है कि आपको हर चीज मिल जाएगा थोड़ा थोड़ा करके, फिर धीरे धीरे एडवांस, धीरे धीरे आपको एडवांस की ओर ले जाता है, ठीक है। मौसम एवं जलवायु की ओर चलते हैं। कहता है क्या, मौसम एवं जलवायु, जरा समझिए। कहां चला आया, मौसम और क्या है सर, जलवायु। तो चलिए थोड़ा मौसम और जलवायु के बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, जरा समझिएगा। कहता है आज दिन साफ होगा, धूप निकलेगी, कितने ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्यवाणी पे करते हुए हमने देखा है कि लोग कहते हैं नहीं आज लग रहा है मौसम साफ है, आज धूप होगी, आज क्रिकेट मैच चलेगा, बहुत दिन से रद्द हो गया था, है ना। ये सब बातें चलती रहती है। लेकिन हम लोग यहां पर समझते हैं क्या, कहते हैं कि यहां पर जब हमें समझने की बारी आती है तो हम लोग कहते हैं क्या, यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है, सिर्फ कल्पना करो कि हमारा शरीर क्या है, एक रेडियो है, और मस्तिष्क उसके स्पीकर तथा मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम कौन है, तो मौसम हम लोग के शरीर को छेड़छाड़ करता है। कभी सर्दी होगी, देखो मेरी भी तबीयत खराब हो गई है ना, मौसम परिवर्तन कारण। और मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि सर जो मौसम होता है वो कैसा होता है, तो मौसम दिन प्रतिदिन कैसा, तो बोलेंगे सर मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। कैसी स्थिति होती है, तो घंटे दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। आर्द्र मौसम जो थोड़े आर्द्र होते हैं, थोड़ा नमी टाइप के होती है ना, और गर्म मौसम जो तो बहुत अधिक गर्मी होती है, बहुत को गुस्सा आता है, मुझे इतनी गर्मी लग रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, स्नान कर दिन में 5 बार स्नान करेगा, ठंडी में एक बार भी नहीं करेगा, है ना। तो ये ऐसी स्थिति बन जाती है, तो किसी को बुरा लगता है। कहता है क्या कहता है, अच्छा हवलदार मौसम हमें, अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है, हमें घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है। हमने याद रखें कि मौसम जो दिन प्रतिदिन घंटे के हिसाब से बदलता है, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट है किंतु दीर्घकाल में, लेकिन बात करें कि दीर्घकाल में लंबे समय में किसी स्थान का औसत, लंबे समय में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु को बताता है। अगर आप लंबे समय तक कभी मौसम में परिवर्तन जब नहीं होता है, तब वैसे स्थिति को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। तो हमने क्या बोला, दीर्घकाल यानी लंबे काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु को बताता है। अगर वो लंबे काल तक अगर एक ही चीज चलते रहे, जैसे मान ली गर्मी लंबे समय तक चलती रहे, है ना, या ठंडी तो लंबे समय तक चलती रहे, तो ऐसे उसे हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। लेकिन मौसम क्या है, मौसम पल पल बदलती है, ठीक है। वही इस तरह से देखिए, कहता है स्थानीय समाचार से दिन की मौसम रिपोर्ट लिखे, है ना। अच्छा ये तो लिखने की बात हो रहा था, अच्छा ये तो बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है। आगे देखिए, कहता है क्या, तो सर तापमान की बात करते हैं। ये मौसम के बारे में हो गया, सिंपल सी बात था, ठीक है। तापमान कहता है प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। हम जो दिन प्रतिदिन रोज अगर हम जो तापमान का अनुभव करते हैं, उस अनुभव को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल का तापमान कहते हैं। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। तापमान क्या होता है, तो वायु में मौजूद शीतलता और ताप को, कभी ठंडा तो कभी गर्मी के जो ताप होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, तो
तो तापमान कहते हैं। ठीक है, चलिए कहता है वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता। कहता है वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि क्या कर रहा है, बल्कि, है ना, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। यानी कभी ठंडी मौसम आ गई, कभी गर्मी मौसम आ गई, कभी शरद है, कभी, है ना, कभी वसंत है, कभी शीत है। तो इस तरह से भी मौसम में क्या होता है, तापमान के कारण बदलता रहता है। तो कहता है क्या, शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। कारण क्या है, देखिए उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में हमें गर्मी कम लगती है, मतलब उष्ण बहुत कम रहता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी ज्यादा लगती है। तो ये मौसम हम लोग उत्तरी गोलार्ध के बारे में फिर मुख्य रूप से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में कहते हैं, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के करीब गिन लो तो लोग तुमने सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना, 10 करोड़ यानी 20 करोड़ भाग का केवल एक भाग यानी 2 अरबवां ही प्राप्त करती है। पृथ्वी कितना, कहता है 2 अरबवां भाग प्राप्त करती है। कितना, कहता है 2 अरबवां भाग का केवल एक भाग ही प्राप्त करती है पृथ्वी। सूर्य की जो किरणें हैं उसमें से मान लो कि 2 अरब उसकी किरणें हैं, उसमें से मात्र 1/3 ही, है ना, एक भाग ही केवल हम लोग प्राप्त कर पाते हैं पृथ्वी, जो इतनी हमें गर्मी महसूस होती है। तो सोचो अगर उसका अगर आधा या कोना चला है तो फिर सोच लो पृथ्वी का क्या हाल होगा, जलकर राख हो जाएगी पृथ्वी, है ना। चलिए आगे देखिए, कहता है क्या, आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है। क्या है, आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। प्रश्न सुनिएगा कि प्रश्न आएगा कि तापमान के वितरण को कौन प्रभावित करता है, तो बोलेंगे सर तापमान के वितरण को आतपन प्रभावित करता है। आतपन किसे प्रभावित करता है, तो बोलेंगे सर आतपन जो है वो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है वह आतपन कहलाता है। समझ में आ गया आतपन क्या है, तो कहते हैं सर सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा, मान लो सूर्य ने कोई ऊर्जा अपनी किरणें भेजती है और उस ऊर्जा को पृथ्वी रख लेती है ना, वो ऊर्जा पृथ्वी रोक लेती है यानी उसे ऑब्जर्व कर लेती है, तो वही ऊर्जा आतपन, तापमान या आतपन ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाएगी, वो आतपन कहलाएगी। तो हमने क्या समझा, आतपन क्या होते हैं, तो सर आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान वितरण को प्रभावित करता है। यानी पृथ्वी कह रही है, सूर्य कह रहा है कि मैं सबको बराबर दूंगा, है ना, उष्मा। अब ये इसको सूर्य के पास, सूर्य ने पृथ्वी को उष्मा भेजा, मान लो 100 रुपया दिया सूर्य ने पृथ्वी को उष्मा के रूप में। अब पृथ्वी कह रहा नहीं मैं 10 रुपया रख लूंगा, मैं 90 रुपये ही लौटाऊंगा। अरे भाई साहब तुमको और इंटरेस्ट समेत लौटाना चाहिए, है ना, लेकिन आप क्या करो, मैं 90 रुपया रख लूंगा, दे दूंगा, 10 रुपया रख लूंगा। तो यही क्या कहलाएगा, आतपन कहलाता है। लेकिन ये अच्छी बात है किसके लिए, हम लोग के लिए। आतपन या आतपन को क्या कहते हैं, आतपन को दूसरा नाम क्या है, सूर्याताप। क्या कहते हैं, सूर्याताप, इसी का नाम है। सूर्याताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। जब हम भूमध्य रेखा पर आते हैं तो उसमें जब ध्रुवों यानी जो बीच में जब हम रहेंगे, है ना, यानी कहा जब हम भूमध्य रेखा पर रहेंगे, यानी हम कैसे विषुवत रेखा पर रहते हैं, तो विषुवत रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो उसकी घटते जाती है। जैसे मान लेना कि तापमान, जैसे मान लो थोड़ा, बस मैं आपको एक फिगर थोड़ा समझाता हूं। ये मान लो एक फिगर है, ठीक है, ये सपोज करो क्या है, एक फिगर है, इसका चेंज करता हूं, कलर थोड़ा रुक जाओ। ये हो गया, ठीक है, ये पृथ्वी हो गई, और एक और मैं सूर्य बना देता हूं। ये क्या हो गया आपका, सूर्य हो गया। सूर्य थोड़ी बड़ा मैं बनाता हूं ताकि उसको ऊर्जा जाए ना, ठीक है। चलिए अब यहां से क्या होता है ना, अब यहां से क्या हो रही है, सूर्य की किरणें जा रही है, किस प्रकार से जाएगी, तो सूर्य, ये हो गया हमारा भूमध्य रेखा पृथ्वी का। अब यहां से जो सूर्य की किरणें आ रही है तो ये तो ऐसे जा रही है ना, ठीक है। तो यहां पर जब किरणें जाएगी तो पूरी तरह से बीच में, लेकिन यहां पर जो किरणें आती है वो पूरी तरह से तिरछी हो जाती है। तो वही कहता है कि जब भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाते हैं, चाहे उत्तर में चाहे दक्षिण में जाते हैं, तब ये कैसा हो, तो आतपन ऊर्जा यानी सूर्यताप क्या होता है, तो सूर्यताप घटते जाते यानी कम होता जाता है।
क्या होगा, कम होता जाता है। इसीलिए क्या, तो कहता है इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। इसलिए तापमान क्या होता है, इसलिए तापमान घटता जाता है। कहां पर, तो जब कभी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जब कभी पृथ्वी की जो ताप होता है विषुवत रेखा से जब उत्तर या दक्षिण ध्रुव पर जाओगे तो वहां पर ध्रुवों की तरफ सूर्य ताप की मात्रा कम होती जाती है। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। कहता है तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। अगर हम तापमान को मापना चाहते हैं तो उसकी जो मानक इकाई है यूनिट में, किसमें, तो डिग्री सेल्सियस में हम लोग उसे मापते हैं। इसका आविष्कार किसने, तो एंडर्स सेल्सियस ने इसका आविष्कार किया था। एंडर्स सेल्सियस ने इसका आविष्कार किया, इसलिए उन्हीं के नाम पर सेल्सियस इसका नाम रखा गया। ठीक है, सेल्सियस पैमाना पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। यानी जब हम जल को खौलाते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल खौलता है और 0 डिग्री जब होगी सेल्सियस पानी का तापमान तो वो क्या होगी, तो वो जम जाएगी पूरी तरह से। ठीक है, चलिए आइए हम लोग थोड़ा वायु दाब पे पढ़ते हैं, इसके बाद समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, वायु दाब। वायु दाब क्या होता है, कहता है क्या, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। हमारे शरीर है इस प्रकार से, तो चारों तरफ से वायु जो है बल लगा रहा है हमें, लेकिन हमारा शरीर भी क्या कर रहा है, विपरीत बल लगा देता है कि भाई साहब तुम धक्का दोगे, चलो मैं भी धक्का दूंगा, बराबर बराबर फिट्टूस है ना। तो क्या करता है, हमारा शरीर बड़ा खतरनाक है। तो किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। क्या, जो हमारे पास जो वायु दाब हमें धक्का देती है, हमें हम पर बल लगाती है, क्या हमें वो महसूस होता है, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं, हम वो अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो प्रश्न उठता है कि आप क्यों नहीं कर पाते हैं, तो कहेंगे इसीलिए क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगा देता है। जब हमारे पास कोई धक्का दे रहा है, बदले में हमने भी उसको धक्का दे दिया, हमारा शरीर का जो पावर उसने धक्का दे दिया, तो हमें महसूस हुआ क्या, हम तो एकदम नॉर्मल हो गए, हमने उसको चल हटो, है ना। तो हमारा शरीर का जो पावर, जो ऊष्मा है, वो उसे धक्का देती है, किसको, वायु को, और वायु इसको धक्का देता है, हमारे शरीर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है क्या, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। क्या कहता है, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार के द्वारा, पृथ्वी की सतह जो है उस पर वायु के भार जो उस पर दाब लगा रहा है पृथ्वी पर, वही दाब वायु दाब कहलाता है। अब आगे कहता है क्या सर, कि सर बात ऐसा है, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। जब हम पर्वत पर चढ़ेंगे, जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो दाब जो है घटता है, तापमान बढ़ेगा लेकिन दाब घटेगा। जहां तापमान क्या हो रहा है, हम लोग जब ऊपर यानी जब हम ऊंचाई पर जा रहे हैं तो तापमान बढ़ रहा है, लेकिन सर वायुदाब वहीं पर घट रहा है। वायुदाब घटेगा और तापमान बढ़ता जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, तब याद रखना। ठीक है, जब हम सर ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो तापमान बढ़ेगा और सर जब हम नीचे आएंगे तो हमारा तापमान घटेगा। ठीक है, कहता है क्या, समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। ठीक है, समुद्र स्तर पर वायु दाब, रात्रि पाठशाला 9:30 बजे। ठीक है, समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता। प्रश्न आएगा कि सबसे अधिक वायु दाब कहां होता है, तो बोलेंगे समुद्र स्तर पर सबसे अधिक वायु दाब होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घट जाता है। तो ऊंचाई पर जब चढ़ेंगे तो हमारा वायु दाब घट जाएगा और तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। चलिए आगे देख रहे हैं। कहता है वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण यानी इस प्रकार से बांट रहा है ना, इस प्रकार से। एक होता है वर्टिकल, वो एकदम सीधे ऐसे ऐसे, कोई ऐसे दाब लगा रहा है और कोई ऐसे दाब लगा रहा है, दोनों में अंतर है। जब आप ऐसे दाब लगाओगे ना नदी में तो आप नीचे जाओगे, और जब आप ऐसे दाब लगाओगे तो फिर आप ऊपर उठते हो ऐसे, है ना, लेकिन ऐसे करोगे तो नीचे जाओगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर दाब अधिक लगता है, प्रेशर अधिक लगता है, और वो वर्टिकल लगता है। क्षैतिज में क्या होता है, आदमी उठ जाता है। ठीक है, देखना, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, क्योंकि वो कहां लगा रहा है, क्षैतिज में विस्तार कर रहा है। वायु दाब कहां लग रहा है, क्षैतिज में। देखो यहां लिखा हुआ है, वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। तो जब वो क्षैतिज वितरण करेगा तो तापमान के कारण क्या होगा, वो ऊपर उठेगा और वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कहता है क्या, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। कैसा दाब बनाएगा, जब तापमान, जब वायु गर्म होगा और वो ऊपर उठेगा तो कैसा बनाएगा, तो कहेंगे सर निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। कैसा,
ठीक है। तो कैसा बनाता है सर? निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। निम्न दाब क्षेत्र कैसा होता है? तो बोलेंगे निम्न दाब बादल युक्त, यानी जो बादल आकाश में होते हैं उसके साथ, एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता, यानी नमी वाले मौसम के साथ इसका जुड़ाव होता है। ठीक है। सर मुर्गे के फार्म फुल, ठीक है। चलिए आगे बात करिए। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। जहां पर कम तापमान होंगे वहां पर क्या होगा? वायु उसकी कैसी होगी? ठंडी होगी। जब ठंडी होगी तो फलस्वरूप यह जो तापमान, जो वायु होगा वो भारी होता है। भारी वायु निम्नलिखित होना चाहिए, निमज्जित होकर, यानी छोड़ दो यार, क्या हो गया, छोड़ दो। भारी वायु क्या होता है? उच्च दाब क्षेत्र बनाता है। और हल्का वायु कैसा होता है? ध्यान रखना, हल्का वायु जो होता है वो निम्न दाब बनाएगा और भारी वायु उच्च दाब बनाता है। ठीक है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। प्रश्न आता है कि आकाश साफ क्यों दिखते हैं? तो बोलेंगे क्योंकि वहां पर क्या? तो उच्च दाब लगता है, जिसके कारण आकाश साफ दिखता, स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है। वायु सदैव, याद रखिएगा, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करता है। सबसे वीवीआई पॉइंट यही है। ठीक है, याद रखना इसको, एकदम मोस्ट वीवीआई पॉइंट, MVVI पॉइंट। ठीक है। वायु हमेशा, यहां पर लिखा हुआ है हमेशा, सदैव, हमेशा उच्च वायु दाब क्षेत्र से, उच्च दाब क्षेत्र से हमेशा निम्न दाब क्षेत्र की ओर जाता है। यानी वायु जब ठंडी होगी तो नीचे रहेगी और गर्म होगी तो कहां? ऊपर जाएगी, यानी ऊंचाई पर जाएगी। ठीक है। जब वो शीतल होगी तो वो कैसा दाब रहेगा उसका? यानी उच्च दाब क्षेत्र बनाएगा, और जब वो गर्म रहेगी तो निम्न दाब क्षेत्र बनाती है। ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा पवनों के बारे में पढ़ लेते हैं कि पवन क्या होता है। आइए थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है। देखिए, जो लोग भी इस बैच में पढ़ रहे हैं मैं उनसे नम्र निवेदन करता हूं, फालतू कमेंट इस बैच में बिल्कुल ना किया करें। ठीक है। ये बैच बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी वाला बैच है। ठीक है। और ये प्योर एनसीईआरटी, इस बैच में वही लोग जुड़े हुए रहते हैं, जिनको मैं देख रहा हूँ ये लोग वही लोग जुड़े रहते हैं जिनको सच में पढ़ाई करनी है, और जो सच में कह रहे हैं कि सर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा एनसीईआरटी में पढ़ना चाहता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा ज्योग्राफी कवर करना चाहता हूँ, ये वही लोग जुड़े हुए रहते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो कृपया कुछ लोग जो गंद फैलाने वाले लोग रहते हैं वो इस बैच में नहीं आए तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, गंद फैलाना, कोई और बैच में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इस बैच में मैं बिल्कुल कमेंट पर ध्यान, बिल्कुल मैं कमेंट पढ़ता ही नहीं इस बैच में। हाँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं चलते चलते बोल देता हूँ, तो जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको समझ में आया था कि हमने जो पूछा उसका आंसर में प्राप्त हो गया। ठीक है। आगे देखिएगा, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन किसे कहते हैं सर? तो जब पवन उच्च वायु दाब क्षेत्र, उच्च वायु दाब कहाँ है? तो ध्यान देना, नीचे है। उच्च वायु दाब क्षेत्र कहाँ? मैंने बोला ना, शीतल है पवन, तो शीतल पवन उच्च वायु दाब क्षेत्र बनाता है। तो उच्च वायु दाब क्षेत्र से जब पवने निम्न वायु दाब क्षेत्र में जाती है तो उसी गति को हम पवन कहते हैं। ये मान लो उच्च वायु दाब क्षेत्र, ये मान लो उच्च वायु दाब क्षेत्र, ये निम्न वायु दाब क्षेत्र है, ये उच्च वायु दाब और ये निम्न वायु दाब क्षेत्र। यहां से पवन इस तरह से गति करते हुए यहां तक पहुंचती है। यही जो गति करते हुए जो चली है, इसी को हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? हम पवन कहते हैं। कहता है पवन को काम करते देख सकते हैं। किस प्रकार से देख सकते हैं? तो आइए देखते हैं। जब सड़क पर गिरी पत्तियां को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 उदाहरण सोचिए जब आप पवन के बारे में चलते हैं। ये मैं महसूस किया हूं जब मैं छोटा बच्चा था ना, जब मैं स्कूल पढ़ने जाता था तो करीब 44 वहां से दूर था गमरा से, तो जब मैं वहां जब मैं जाता था तो गर्मी के मौसम में बहुत तेज पवन चलती, बहुत तेज हवा चलती थी। ठीक है। तो धूल उड़ता था, हम लोग ऐसे उड़िया जाते थे कभी कभी, है ना, कि यहाँ थोड़ा घसक जाते थे क्योंकि बहुत तेज पवनें चलती थी। ठीक है। तो पवन की अगर बात करें तो पवनों कितने? तो कहते हैं पवन को मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कितने? तो पवन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। तो आइए थोड़ा सा पवन के बारे में, इस सब मैंने आपको समझाने के लिए पढ़ लिया था। ठीक है। चलिए, पवन को हम कितने भाग में बांटेंगे? तो सर पवन को हम 3 भाग होते हैं। पवन के कितने प्रकार होते हैं? तो सर पवन 3 प्रकार के होते हैं। उससे पहले थोड़ा हम लोग ये जान लेते हैं, क्या आप जानते हैं? तो चलिए हम लोग इसे जान लेते हैं। कहता है कि चांद पर वायु नहीं है। क्या चंद्रमा पर वायु है? बोलेंगे जी बिल्कुल नहीं है। इसीलिए
वहां वायुदाब भी नहीं है। जब वायु ही नहीं रहेगा तो क्या वायुदाब रहेगा? क्या वायुदाब क्षेत्र रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, कहता है अंतरिक्ष यात्री, ध्यान सुनिएगा, भाई साहब क्या कहता है कि सर अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, तो अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। उन्हें पता है कि ऊपर में हवा चंद्रमा पर नहीं है। जब हवा ही नहीं है तो ऑक्सीजन कहां से आएगा? वायुदाब है ही नहीं। जब हवा ही नहीं तो वायुदाब भी नहीं है, वायु क्षेत्र भी नहीं है ना, ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, है ना। कहता है क्या, यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकता है। प्रश्न उठा, अगर यहां पर कोई पूछ दे कि अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो सूट पहनकर क्यों जाते हैं और वो कैसा सूट होता है, तो बोलेंगे वो जो अंतरिक्ष यात्री जो पहनते हैं सूट, वो सूट क्या करता है, वो उसे अंतरिक्ष पोशाक कहते हैं। और अगर उसे पहनकर वो नहीं जाएंगे तो क्या होगा? विपरीत बल, जैसे मान ली हमारा शरीर विपरीत, वहां से कोई बल लगा रहा है, मान ली कोई, हम मान लो कल्पना करो कि कोई 10 किलोमीटर की रफ्तार से हम पर बल लगा रहा है और हम बदले में 2 किलोमीटर की रफ्तार से बल लगा रहे हैं, तो उसका बल हावी हो जाएगा, तो हमें भी अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो जब हमारा शरीर जो बल है, जब अधिक बल लगाने की कोशिश करेगा तो नस की जो शिराएं हैं, जितना ताकत होगा भाई साहब उतने बल लगाएगा ना, तो पूरा जोर लगा रहा है। देखते हो कभी कोई ज्यादा भारी वजन जब उठाता है उसका नसें खुल जाती है ना, बहुत सारे मृत्यु भी हो जाता है कितनों का। तो वही इसलिए जाते हैं वो सूट पहनकर, क्योंकि इसका शारीरिक जो बल होता है वो उतना बल नहीं लगा सके, इसके शरीर को बांधे हुए रखता है, इसीलिए वहां पर उसकी शिराएं नहीं फटती है, नहीं तो नस फटने की संभावना पूरी रहती है। ठीक है, क्योंकि वहां पर कोई वायुदाब क्षेत्र है ही नहीं है। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत? हम लोग पवन पूरा पढ़ लिए, पवन जो इंपॉर्टेंट हम उसको अंडरलाइन करते चल रहे। ठीक है, चलिए, कहता है कि पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। पवन के बहुत सारे नाम हैं, तो हम कौन सी पवन, कोई कहता है पछुआ पवन चल रहा है, कोई पुरवैया चल रहा है, चले जब जब पुरवैया हो, है ना, गाना भी आप लोग सुने होंगे, है ना। तो पुरवैया, कोई पछुआ हवा चल रहा है, मेरा हाथ फ्रैक्चर है, तो फ्रैक्चर जब हाथ जब किसी का होता है, देखना ये हाथ पर फ्रैक्चर, तो पछुआ हवा में, शायद आई थिंक मेरे पिताजी कर रहे थे कि पछुआ हवा में उसको थोड़ा दर्द महसूस होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ पवन कहते हैं, और पूर्व से आने वाली पवनों को पुरवैया कहते हैं, है ना। दक्षिण से आने वाली पवनों को दक्षिणिया, बोलचाल की भाषा में दक्षिणिया ऐसे कुछ बोलते हैं, है ना। उत्तरवारी पवन चलते हैं। मेरी माता जी जब कभी गांव में जाएंगे तो वगैरह होता है ना उसाने के लिए, बोलती है अरे इधर से हवा रो, पुरवैया रो, हटो तुम इधर। 3 प्रकार के पवने, अस्थाई पवन, मौसमी पवने और स्थानीय पवने होते हैं। ठीक है, आइए इधर बात करते हैं। कहता है क्या, व्यापक पश्चिमी एवं पूर्वी अस्थाई पवने ये वर्ष भर लगातार पश्चिम दिशा में चलती। कहां? तो पूरे साल ये कहां? वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती, वो क्या होते हैं? अस्थाई पवन। यानी ऐसे पवन जो लगातार एक ही दिशा में चलते, वो कैसे होते हैं? वो अस्थाई पवने होती है। वे पवन विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है, जैसे भारत में मानसूनी पवने कहते हैं। जो अलग अलग समस्या ऋतुओं में अपने पवने अलग अलग हो जाते, उसे मौसमी पवने कहते हैं। स्थानीय पवन क्या है? वे पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर, है ना। तो ये होता है, ये कैसा हुआ? तो ये स्थानीय हुआ। तो इस अलग अलग स्थान पर इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। थोड़ा सा हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, ये पूरा का पूरा पृथ्वी है, और पृथ्वी है ये 0 डिग्री हमारा भूमध्य सागर है, या सॉरी भूमध्य सागर कहते हैं, मतलब विषुवत वृत्त या भूमध्य वृत्त कह सकते हैं। ठीक है, यहां पर हमेशा निम्न वायुदाब होता है, इसे हम डोल ड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम सर डोल ड्रम कहते हैं। अब यहां पर जो सबसे ऊपर जो होता है, जो उत्तर में होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो होता है वो हमेशा उच्च वायुदाब होता है। सर ये उच्च वायुदाब क्षेत्र कैसे बनता है? मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि यहां पर क्योंकि यहां पर जो स्थिति कैसी है, वहां पर बर्फीली पूरे पवने हैं। यहां भी पूरा बर्फ है और यहां भी पूरा बर्फ है। तो मैंने आपको जस्ट कुछ देर पहले बताया कि जब पवने कैसी होगी, जब ठंडी होगी तो उच्च वायुदाब क्षेत्र बनाएगा। मैं बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान सुना। हाँ, वायु गर्म वायु होगी तो कैसा? निम्न वायुदाब क्षेत्र बनेगा। और वायु भारी होगा, भारी वायु यानी ठंडी वायु होगा, ठंडी होगी तो कैसा? उच्च वायुदाब क्षेत्र बनाता है। तो समझ में आ गया? जब वायु ठंडी होगा तो उच्च वायुदाब क्षेत्र बनाएगा, और जब वायु गर्म होगा यानी यह इस अवस्था में सबसे अधिक गर्मी होता है, इसके लिए यहां पर पवन कैसी? तो निम्न वायुदाब बनाता है। कारण यहां पर पवने हमेशा ऊपर की ओर जाती है, क्योंकि गर्म बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि सूर्य की किरण यहां पर साक्षात सीधे तौर पे
पड़ती है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहां से क्या होता है, तो पवने क्या, तो पवने जो इधर उत्तर दिशा में, इधर उत्तर हो गया, सॉरी, ओह माय गॉड, ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया नॉर्थ, ये हमारा हो गया साउथ, इधर हमारा हो गया ईस्ट और इधर हमारा हो गया वेस्ट, यानी पश्चिम हो गया। तो यहां से पवने कहां, पश्चिम क्यों जाती है, कोरियोलिस बल के कारण। किस कारण सर, कोरियोलिस बल के कारण जाती है। और ये पवने कहां, तो क्योंकि देखना अब इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, तो ध्रुवीय पवन है, अधोध्रुवीय निम्न है, सनातन पछुआ पवन है, उपोष्ण उच्च वायुदाब, क्या आ गया, उच्च वायुदाब, यानी हॉर्स अक्षांश जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, हॉर्स अक्षांश कहते हैं। और जो कर्क रेखा है यहां पर यह हमारा कर्क रेखा है और यहां पर हमारा मकर रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा कहलाता है, ठीक है। तो उच्च यानी कहता है कर्क रेखा पर कौन सी पवनें चलती है, तो उत्तरी पूर्व उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें हमें कर्क रेखा में देखने को मिलती है और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें हमें मकर रेखा पर देखने को मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो लेफ्ट राइट जो घूम रहा है ये किसके कारण, तो कोरियोलिस बल के कारण, इसमें ये पृथ्वी पर जो कोरियोलिस बल के कारण यहां पर पवनें कभी पश्चिम तो कभी पूरब की ओर गति करती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आर्द्रता क्या होता है, जरा हम लोग आज क्लियर कर लेते हैं। सर आर्द्रता हम लोग बहुत बार पढ़े लेकिन समझ में नहीं आया कि सर आर्द्रता होता क्या है। कहता है जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। जब जल क्या होता है, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से, पृथ्वी से या अलग अलग जलाशयों से वाष्पित यानी उठता है तो वह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा, जब वायु में जब जलवाष्प की मात्रा होती है तो वह स्थिति हमें आर्द्रता को बताती है। किसको, तो सर आर्द्रता को बताती है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है, जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारणा की क्षमता बढ़ती जाती है। यानी जैसे से वायु गर्म होगा, यानी गर्म वायु होगा तो और अधिक क्या होता है, अवशोषित करता है। उसी इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाता है। यानी जैसे जैसे अधिक गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा, उसमें आर्द्रता और बढ़ती जाती है और आर्द्र दिन कहलाता है। तो कहता है आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है एवं हमारे शरीर में पसीना आसानी से नहीं सूखता है ना, और हम असहज महसूस करते हैं। जब पसीना हमारे शरीर में नहीं सूखता तो हम कैसा महसूस करते हैं, असहज महसूस करते हैं। कब, जब आर्द्रता अधिक होती है तब, क्योंकि पवनें जैसे से गर्म होगी वो पवनें और अधिक अपने अंदर क्या करेगी, जल को अवशोषित करती है। कहता है जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है, लेकिन जब जैसे जलवाष्प जब ऊपर उठेगा वो ठंडा होना शुरू हो जाता है और जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाता है और बादल इन्हीं जल बूंदों को ही एक समूह होता है। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है और जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर ना सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। तो होता क्या है, जब जलवाष्प ऊपर उठा, जलवाष्प क्या हुआ यहाँ पर हमने क्या हुआ, कपड़े सुखाने में काफी दिक्कत होता है आर्द्रता में। तो जलवाष्प जब ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू होगा। जब ये ठंडा होगा तो ये क्या होगा, जब ठंडा होने के बाद ये पिघल जाएगा। तो ठंडा होने पर क्या होता है, वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बजाय पूरा जल, जैसे जलवाष्प है ना, आप लोग देखना कि आप कभी क्या करना, पानी या दूध या गर्म करना, उसको ढक्कन लगा देना, पूरा खौल रहा है तो जब उसको ढक्कन को हटाना तो देखना बूंदे रहेगी और लटकती रहेगी, सब एकदम स्थिर रहेगी। जैसे ही वहां पर आप हटाओगे उसकी सारी बूंदें हड़बड़ा के नीचे गिर जाएगी। कारण क्या है, वहां से उसकी ऊष्मा समाप्त होगी। तो संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। बादल क्या है, तो जल बूंदों का वाष्पन के द्वारा प्राप्त जल बूंदों का समूह बादल कहलाता है। ठीक है, कहता जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती कि वायु में तैर नहीं सकती है तब क्या होता है, जब वायु क्या होता है, वायु में वो तैर रही है बूंदें, देखता है बादल कभी इधर से उधर शिफ्ट हो गया, कभी उधर से इधर शिफ्ट हो गया, देखते हो ना। तो कारण क्या है, पवनें जो इधर से उधर उसको लेफ्ट राइट करते रहती है। तो वो जब वो इतना अधिक उसमें पानी भर जाता है या बूंदें जब ज्यादा भारी हो जाती है तो वो पानी नहीं मतलब रोक पाता है, तब क्या होता है, धीरे धीरे वर्षा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ
चिन्ह छोड़ते हैं, इनके इंजनों से निकलती नमी संघनित हो जाती है। वायु की गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। देखो जब हम लोग बचपन में थे, देखते रॉकेट जा रहा है, पीछे पीछे धुआं लगता छोड़ता जा रहा है ना, तो क्या था वो एक सफेद पट्टी चिन्ह छोड़ते थे, इंजनों से निकली हुई एक नमी संघनित हो जाती थी, जो धुआं था ना वो संघनित यानी थोड़ा कठोर हो जाता था, और हमें गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के में दिखाई हमें पड़ता था। ठीक है, चलिए ये हालांकि काम का चीज नहीं है, ये हमारे काम का चीज नहीं, बस ऐसी जानकारी के लिए था। ठीक है, चलिए पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। जो पृथ्वी के रूप में पृथ्वी पर जो बूंदें गिरती है वो क्या कहलाता है? वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। भौम का यानी पृथ्वी का जल है, भूमि का जल। भौम जल वर्षा जल से ही, यानी भूमि पर जितने जल है वो अधिकांश जल कहां से? तो वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। आगे कहता है क्या? पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। पौधे क्या करते हैं? तो जल संरक्षण में मदद। कैसे संरक्षण में मदद करते हैं? जो पौधे होते हैं वो अपनी जड़ों को अवशोषित कर लेते हैं, वहां पर जड़ें मिट्टी में चली जाती हैं तो संरक्षण हो जाते हैं। ठीक है, संरक्षित हो जाती है। जब पहाड़ी परसवों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। कितने? तो बोलेंगे सर वर्षा के कितने प्रकार? तो बोलेंगे सर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3। कौन कौन? संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। ठीक है, ये 3 प्रकार के हम लोग को वर्षा देखने को मिलता है। कौन कौन? संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो सर इसको कब पढ़ना है? पढ़ेंगे जैसे हम लोग लेवल बढ़ते आएंगे, फिर वहां पर और इसको विस्तार मिलेगा। ठीक है, और इसका सबका विस्तार अभी और मिलने वाला है। ठीक है, आइए थोड़ा देख लेते हैं। कहता है यहाँ पर 3 प्रकार जो चक्रवातीय वर्षा होते हैं, जो चक्रवात से बनते हैं। जैसे ठंडी वायु है, तो ठंडी वायु यहाँ पर आपको जाकर ये ठंडी वायु नीचे गिर रही है और गर्म वायु ऊपर जा रहा है। वायु गर्म होने के बाद ऊपर जाता है आकाश में, जब वो जाएगा तो फिर यहाँ पर संघनित होगा, और संघनित होने के बाद फिर से ठंडी वायु के रूप में नीचे आता है। बादल, उसके बादल का जो बूंदों का भार होता है वो सहन नहीं कर पाता है वायु, और फिर नीचे होकर बारिश में जाता है। ठीक है, ये क्या होगा? आपको आर्द्र वायु है जिसके कारण पर्वतीय वर्षा हो रहा है, और ये संवहनीय वर्षा हो रहा है, गर्म वायु ऊपर जाता हुआ आपको दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा देख लेते हैं एमसीक्यू। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है? तो बोलेंगे सर सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने वाली किरणें कौन है? तो बोलेंगे सर ओजोन गैस है। ठीक है, चलिए वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन है? तो बोलेंगे सर वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत जो बात करें वो है सर क्षोभ मंडल। ठीक है, वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है? बादल विहीन यानी वहां पर बादल नहीं है। वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है? यानी वहां पर बादल नहीं है। क्षोभ मंडल में नहीं है, समताप मंडल में नहीं, मध्य मंडल में है ना। कौन से मंडल में बादल नहीं है? तो बोलेंगे सर समताप मंडल में हमारा बादल देखने को नहीं मिलता है। जो भी वर्षा होती है वो कहां होती है? क्षोभ मंडल में होती है, समताप मंडल में नहीं होती है। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब कैसा होगा? तो सर जब हम ऊपर जाएंगे तो वायुदाब कैसा होगा? तो सर वायुदाब घटता है और तापमान बढ़ता है, तो बोलेंगे सर वायुदाब घटते जाता है। ठीक है, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो हम उसे क्या कहते हैं? अच्छा इसका नहीं लगाएं क्या? ओ माय गॉड, इसको छोड़ दिए, 1 पॉइंट लगता हाँ नहीं आ गया क्या? मैं लिखा था मुझे मुझे लगा कैसे छूट गया है। ठीक है, वर्षण दूसरे रूप में क्या होते हैं? तो वर्षण जो होते हैं दूसरे रूप में हिम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्षण के दूसरे रूप को रूप हिम, सहिम, वृष्टि तथा ओला है। क्या है? वर्षण के दूसरे रूप क्या है? हिम है, सहिम, वृष्टि तथा ओला है। याद रखिए। ठीक है, वृष्टि तथा ओला है। यहां पर क्या हो जाएगा? वृष्टि तल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे हम क्या कहते हैं? बादल, वर्षा, हिम। तो क्या बोलेंगे सर? हिम कहलाता है। क्या बोलेंगे? हिम कहलाता है। ठीक है, ये आपको मैं मिलान करने दिया हूं कि व्यापारिक पवनें क्या होते हैं, तो आप वहां पर देख लेना है ना। डोलड्रम से ऊपर जाना तो व्यापारिक पवनें मिल जाएगी, हॉर्स पवनें मिल जाएगी। ठीक है, लू क्या होता है? तो गर्म हवा जहां चलती है, स्थानीय पवनों लू का उदाहरण है। मानसून क्या है? तो जहां पर अलग अलग है ना मानसून पवनें हो जाती है। मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार की पवनें होती है, स्थानीय, अस्थायी और मानसून पवनें। और पवन क्या है? ठीक है, तो यहां पर मैंने ऑप्शन दिया, ये आपको उत्तर देना है। कहां पर? तो कमेंट में आप लोग को उत्तर देना है। मैं आपका कमेंट जिसको अच्छा लगेगा मैं उसको पिन कर दूंगा, सबका कमेंट का आंसर वही देखेंगे। ठीक है, चलिए ओके, सभी को थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहते, मुस्कुराते, खुद का ध्यान रखें। आप लोग अपना ध्यान रखें, बढ़िया से पढ़ाई करें, मेहनत से पढ़ाई करें, पूरा एनसीईआरटी का सीरीज बढ़िया से करिए। ठीक है, और जो लोग भी नहीं कर रहे हैं उन तक की वीडियो पहुंचाने की पूरी तरह से कोशिश करें, और सेशन अच्छा लगे तो कमेंट में बढ़िया बात लिखें। ठीक है, ओके, सभी को धन्यवाद, सभी को थैंक यू।